जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौमुंतखब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुंचे। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, चारों सूबाई गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा और वकला भी शरीक हुए। काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठा लिया है। That I will not allow my personal interest जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौमुंतखब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुंचे। मैं अपने फ़राइज़ और कार हाय मनसबी अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक दयानतदारी और वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूंगा। That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से आपको अपडेट करें, उन्होंने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। उन्होंने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस का हलफ सदर पाकिस्तान के ज़िम्मे में उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़िंदगी और कैरियर पर नज़र डालते हैं इस्लामाबाद से अहमद फवाद की इस रिपोर्ट में। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कोयटा से इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद कराची ग्रामर स्कूल से ए और ओ लेवल मुकम्मल किया, जिसके बाद वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और फिर मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवम्बर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 नवंबर के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के बाद इस वक्त के बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दे दिया। 5 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। इन्हें मुख्तलिफ मौक़ों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद मुश्किल केसेस में मुआवनत के लिए भी तलब किया जाता रहा। वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी देखते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने बाज अहम फैसलों के हवाले से शोहरत रखते हैं, जिनमें मेमो गेट कमीशन, साने कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 183(3) की तजदीद का मामला, फैजाबाद धरना फैसला, पीसीओ जजेस केस और इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भी शामिल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दौर बहुत मुख्तसर होगा। वो 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आपको बताया कि लंदन में नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और इसहाक डार शरीक हुए। इजलास में कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए लाइहा अमल तैयार कर लिया है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे।
نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے مقدمات میں نیب ترامیم کا سہارا نہیں لیا تھا. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو. کہا نیب ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے. عدالتی فیصلے نے عامر کے نیب قانون کو بحال کیا. بولے روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے ورنہ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھتی. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں کہ قوم 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر نواز شریف کا تاریخی استقبال کرے گی. نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے. نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی. اسلام آباد سے ثاقب سعید کی رپورٹ. چیف آرگنائزر مریم نواز نے وفاقی دارالحکومت میں خیبر پختونخوا، اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے تنظیمی اجلاسوں کی الگ الگ صدارت کی. اجلاسوں میں قائد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. شرکا نے میاں نواز شریف کے والہانہ استقبال کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر تنظیم بڑھ چڑھ کر اپنے قائد کا واپسی پر استقبال کرے گی. اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ معمار پاکستان ویلکم بیک، سازشوں گڈ بائے. نواز شریف واپس نہیں آ رہا، پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں. نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے بہادری، ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا اور سرخرو ہوئے. مریم نواز نے تمام تنظیمی عہدیداروں کو میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ نواز شریف کے الیکشن میں حصہ لینے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں. پارلیمنٹ 62(1)(f) کا قانون پاس کر چکی جس کی منظوری صدر دے چکے ہیں. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے. میاں صاحب انشاءاللہ جی 21 اکتوبر کی جو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ پارٹی کا وہی فیصلہ ہے اور ہم جہاں تک لیگل معاملات ہیں وہ بالکل میاں صاحب کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. ان کا جو الیکشن لڑنے کا ہے 62(1)(f) وہ پارلیمنٹ اس کا قانون پاس کر چکی ہے جس کی صدر اپروول بھی دے چکی ہے. ملک کا قانون ہے کہ 62(1)(f) کے تحت 5 سال کی نااہلیت صرف ہو سکتی ہے اور نہ صرف میاں صاحب اور جنگیر ترین صاحب اور کچھ اور لوگ بلکہ درجنوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے جو کہ جن کا کافی لوگوں سے تعلق باپ پارٹی سے ہے. یہ انہوں نے خود ہمیں شیئر کیا. سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد نون لیگ میں شامل ہو گئے. انہوں نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. اس ملاقات میں راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں قیام کے تیسرے روز جالوں سے ان کے گھروں میں جا کر عزیز و اقارب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا جبکہ آزاد کشمیر کے رہنماؤں سمیت دیگر پارٹی ورکرز سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گلبرگ میں پی پی رہنما حافظ غلام محی الدین دیوان سے ان کے بھائی اور بیٹے کی وفات پر ان کے گھر جا کر افسوس کا اظہار کیا اور بلند درجات کے لیے فاتح خوانی کی. جبکہ بلاول بھٹو ڈیفینس میں پی پی رہنما بیگم شمیم خان نیازی کے انتقال پر ان کے گھر گئے اور صاحبزادی سونیا خان نیازی اور صاحبزادے طارق خان نیازی سے تعزیت کی اور کہا کہ مرحومہ کی جمہوریت کے لیے جدوجہد ناقابل فراموش تھیں. اسی طرح بلاول بھٹو نے رحمان ولاز میں بشیر ریاض کے گھر جا کر ان کی عیادت کی. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری سے پی پی آزاد کشمیر کے رہنماؤں یاسین ملک اور فیصل راٹھور سمیت دیگر نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی اور بجلی کی قیمتوں پر تحفظات کا اظہار کیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سستی بجلی آزاد جموں کشمیر کے عوام کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے اور حق خودارادیت کے حصول تک پی پی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. فیصل ابراہیم، لاہور، اب تک. اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافے پر ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور مسافر سبھی پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کامران چوہان کی اس رپورٹ میں. مہنگائی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دی.
डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। सेवन है, दादू है, मेहर है, खैरपुर है, नसीराबाद है, 100 रुपये हमने बढ़ाया है। वो भी डीजल की वजह से बढ़ाया ना, क्या करें, नहीं तो हम खुद अभी जो है ना खुदकुशी कर रहे हैं। मुसाफिरों का कहना था कि किराया बढ़ने से मुश्किलात में इजाफा होगा, हुकूमत आवाम पर रहम करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। हम अभी जा रहे हैं इधर से कराची से जा रहे हैं इस्लामगोट, पहले जहाँ 800 देते थे अभी वहाँ 1200 किराया होगा। एक तो महंगाई ज़्यादा है पाकिस्तान में, और दूसरा जो ऊपर से किराया बढ़ गया, जाहिर सी बात है परेशानी तो पहले थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए। जी सर, बहुत ही परेशान है हम तो। गिलगित से इधर आए तो हमारे थे बहुत से किराए लगते हैं। ड्राइवर कहते हैं कि डीजल महंगा होने से अखराजात पूरे नहीं होते और किराया बढ़ाते हैं तो सवारियां नहीं आती, तंग आकर गाड़ियां खड़ी कर देंगे। और ये किराया नहीं देती हमारे को, हमारा डीजल ही पूरा नहीं होता है, गाड़ियाँ बकाया होती हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, कहाँ से लेके आए हैं। गाड़ियाँ एक दिन चलती हैं, 2 दिन खड़ी हो जाती हैं। मुसाफिरों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा, इसलिए हुकूमत को चाहिए हालिया इजाफे वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। तमाम पेट्रोल पंप्स को तेल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऑयल टैंकर मालिकान ने किरायों में 50% इजाफे का मुतालबा भी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। तमाम पेट्रोल पंप्स पर तेल की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया है। ऑयल टैंकर मालिकान ने किराए में 50% इजाफे का मुतालबा भी किया है। निगरान हुकूमत के आते ही अवाम की मुश्किलात में इजाफा हद से तजावुज़ करने लगा। निगरान हुकूमत ने महज एक माह में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपये तक महंगा कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए कामरान चौधरी की रिपोर्ट। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयीं। आवाम की दुहाइयाँ। गुज़िश्ता एक माह के दौरान निगरान हुकूमत ने पेट्रोल में 58 रुपये और डीजल में 56 रुपये का इजाफा किया, जिस पर शहरी भी गुस्से से भरे पड़े हैं। क्या करे गरीब इंसान, तो कहीं रहने का गरीब तो मुझे नहीं लगता कहीं रह रहा होगा। गरीब तो इस गवर्नमेंट को रद्द करके कोई नई गवर्नमेंट आए, कोई गरीब आवाम का कुछ फ़ायदा हो, नहीं तो ऐसे गरीब आवाम तो मर जाएगी। 331 रुपये लीटर हो गया, क्या करे गरीब आवाम। तो बस अब क्या करें, हम तो बस मजबूर हैं, इन हुकूमत के सताए हुए लोग हैं। शहरियों ने कीमत में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क की तारीख में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ, मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। तनख्वाहें उतनी की उतनी है, वो बढ़ाते हैं नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं इनके ऊपर। और सुबह सुबह हमें हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद ये लोग तोहफा दे देते हैं, 15 रुपये, 14 रुपये, 26 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर। पेट्रोल महंगा हो गया है ना, इससे हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ उस पर आगे लौट जाएगा। कि आटा देखो कितना है कि हम पहले ये वो चीज़ें नहीं फोल्ड कर सकते हैं। महंगाई के आए रोज झटकों के बायस अब शहरी हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा भी नहीं करते। जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमत ऐसे इकदामात उठाए जिससे मुतवसत और मजदूर तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ कामरान चौधरी, इस्लामाबाद। अब तक अवाम पर महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ने लगा। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है। आटा और चीनी भी अवाम की पहुँच से बाहर होने लगे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार ने अवाम पर पड़े महंगाई के बोझ का खुद ही भांडा फोड़ दिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात के मुताबिक शहर कायद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपए तक हो गई। हैदराबाद में आटे का 20 किलो का थैला कराची की निस्बत 100 रुपए सस्ता है, लेकिन कीमत फिर भी 3100 रुपए है, जो गरीब के लिए खरीदना बहुत दुश्वार हो गया है। इस्लामाबाद में 3000 रुपए जबकि रावलपिंडी में 2933 रुपए तक 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब है। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया है कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद में 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपए हो चुकी है, जबकि यही 20 किलो का थैला लाड़काना में 2900 और पिशावर में 2800 रुपए में दस्तयाब है। दूसरी जानब चीनी की कीमतों में भी आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में फरोख्त हो रही है, जहाँ फी किलोग्राम चीनी के नर्ख 180 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दीगर शहरों में चीनी की फी
किलोग्राम कीमत निस्बतन कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जिससे शहरियों को रिलीफ मिल सके। कराची और लाहौर में चीनी की कीमत 175, जबकि फैसलाबाद और लाड़काना में 170 रुपए फी किलो है। मुल्क में सबसे कम कीमत पर चीनी हैदराबाद में फरोख्त हो रही है, जहाँ इसकी कीमत फी किलोग्राम 150 रुपए है। कामरान चौधरी। भारतीय लिखारी और तज्जिया निगार अरुंधति राय ने G20 इजलास के हवाले से मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अरुंधति राय का कहना है कि बाइडन, मैक्रोन और दूसरी आलमी शख्सियात जो इजलास में जमहूरियत का राग अलाप रही थीं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है। State visit and to France as the chief guest on Bastille Day. Can you even begin to believe that? Macron and Biden fawned over him in the most embarrassing manner, knowing full well that this would be spun into pure gold for his election campaign in 2024, in which Modi will stand for a third term. There is nothing they would not have known about the man they are embracing. They would have known about Modi's role in the Gujarat pogrom. They would have known about the sickening regularity with which Muslims are being publicly lynched, how some lynchers were met with garlands by members of Modi's cabinet, and the process of Muslim segregation and ghettoization. They would have known about the burning down of hundreds of Christian churches by Hindu vigilantes. They would have known about the hounding of opposition politicians, students, human rights activists, lawyers and journalists, some of whom have received long prison sentences, about the attack on universities by police and suspected Hindu nationalists, the rewriting of history textbooks, the banning of films, the shutting down of Amnesty International, the raid on the BBC, the activists, journalists and government critics placed on mysterious no-fly lists, and the pressure on academics, both Indian and foreign. They would have known that India now ranks 161 out of 180 countries on the World Press Freedom Index. Like now at the G20, can you imagine that the American Press Corps arrived and they were not allowed to do a press conference? And Biden agreed to it. And then he went to Vietnam and did a press conference about the press conference about the G20 in India, because Modi in 9 years has never addressed a single press conference. He will not speak to the press. They would have known about the sword-wielding, violent Hindu vigilante mobs who regularly and openly call for the annihilation of Muslims and the rape of Muslim women. दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली इक़रा बिस्मा की दास्तान। इक़रा बिस्मा एक नौजवान रेडियो प्रेजेंटर, सोशल वर्कर और पब्लिक स्पीकिंग कोच और बदलते हुए माहौल में कनेक्टिविटी की हामिल हल फराहम करने के लिए नुमाया काम कर रही हैं। इक़रा बिस्मा ने डायना अवार्ड और नेशनल यूथ अवार्ड हासिल कर रखे हैं। कोविड की वबा के दौरान इक़रा ने मुनक़दा दोस्तों, ख़ानदानों और रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए लेट्स कनेक्ट के मंसूबे का आगाज़ भी किया था। This is me, Iqra Bisma. I am an international speaker, public speaking coach and trainer. Apart from it, I am a multi-award winning global youth advocate as well, and the youngest Diana Award recipient of Pakistan. I am also one of the youngest radio presenter at Radio Pakistan. Academics के साथ साथ मुझे starting से ही extra curricular activities का एक craze था, so I was always very much into all these extra curricular activities. So मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे बड़े ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे एक नया एक्सपोजर और एक नया एनवायरनमेंट चाहिए। So it has been recognized by multiple national and international awards as well, जिसमें डायना अवार्ड शामिल है। I have been a finalist for the Global Youth Award as well. I received the National Youth Award as well, and I was titled as the most inspiring woman on the earth by International Internship University as well. I really feel that everything that I am today is because of Pakistan. All these titles and has made me the hero of Pakistan. So Pakistan is making you a hero. So I really believe that you should pay back to Pakistan as well. मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ।
آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔